गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे। और आज मैं ये दूसरा लेक्चर दे रहा हूँ जो कि साइंस के क्वेश्चंस का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सेम प्रश्न आपको रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी में देखने को मिलेंगे, साथ ही आपके एसएससी सीएचएसएल और अन्य जो परीक्षाएं होती है वहाँ पे ये साइंस देखने को मिलेगी। बेसिकली ये साइंस आपको ग्रुप डी में पूरी की तरह सेटिस्फाई करेगी। सबसे पहला प्रश्न है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। कुछ भाइयों ने कहा था कि ये तो हम किताब से भी पढ़ लेंगे, आप ट्रिक वगैरह जो बता रहे थे वो कोशिश कीजिए। तो देखिए यार, थोड़ा सा मैं डिप्रेस में मतलब हूँ अभी भी, तो इसलिए थोड़ा सा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये चीज़ें दे रहा हूँ धीरे धीरे करके। मैं जैसे कि इस लेक्चर में आपको कुछ बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा किस तरीके से जीके को याद किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। क्रोमियम। और स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। कार्बन। का से कठोर, का से कार्बन, का से कठोर, का से कार्बन। अगर कठोर आएगा तो कार्बन, अगर जंगरोधी आएगा तो क्रोमियम, ठीक है। एक न्यूमेरिक, इसमें दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के हैं, मैंने डाले हैं। न्यूमेरिकल पहले ही वीडियो में इसलिए डाला है कि आप सीखें, आप समझें कि रेलवे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल आएगी और इसी लेवल की आएगी। और न्यूमेरिकल कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो तो सब कुछ बनने लगता है, ठीक है। एक उड्डयन काल का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब उड़ने वाला समय, आप समझ सकते हैं। इसका प्रश्न ऐसे बनता है कि इसमें तीन फॉर्मूले होते हैं। एच आर टी। एच आर टी, एच का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट, आर का मतलब होता है रेंज, टी का मतलब होता है टाइम। अब हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच मैक्स का, वो होता है यू स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और टाइम का फॉर्मूला होता है, देखो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि 2u साइन थीटा अपॉन में जी। देखिए याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करेंगे, आप एक ही लाइन में याद कर सकते हो कि देखो नीचे क्या होता है कि पहले वाले में 2g है, बाकी में जी है। पहले वाले में 2g है, बाकी में जी है। अब ऊपर आ जाते हैं, ऊपर में क्या होगा कि यू स्क्वायर दोनों में रहेगा, लेकिन तीसरे में जाके 2u हो जाएगा। यू स्क्वायर दोनों में रहेगा, लेकिन तीसरे में जाके 2u हो जाएगा। पहले में साइन स्क्वायर होगा, दूसरे में साइन 2 थीटा होगा और तीसरे में केवल साइन थीटा होगा। ऐसे करना, याद करना बहुत ही आसान होगा कि पहले में 2g जी जी, दूसरे फिर उसके बाद ऊपर आ जाएंगे यू स्क्वायर 2u, फिर आ जाएंगे साइन स्क्वायर साइन 2 स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब इसका प्रश्न मैंने बना रखा है, वो आप नीचे देखिए कि अगर प्रक्षेप्य गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर हो तो प्रक्षेप्य कोण क्या होगा। वैसे तो इसका 45 डिग्री होगा, आप क्वेश्चन पढ़ते ही आप बना सकते हैं कि 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे जब कोई चीज़ फेंकी जाएगी तो महत्तम हो जाएगी। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाएंगे ऐसे कि देखिए प्रक्षेप गति में परास का मान यानी कि रेंज, रेंज परास यानी रेंज को परास बोलते हैं, तो रेंज क्या होगा 4 4h के बराबर, यानी 4 गुना हाइट के बराबर, महत्तम ऊंचाई के 4 गुना के बराबर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये वाला लगेगा यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन में जी। और हाइट का फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, हाइट का फॉर्मूला ये लगाओगे यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन में 2g। और ये 4 गुना है तो यहाँ पे 4 लिख दोगे। अब इसको काटेंगे कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे काट रखा है पहले कि जी से जी कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास बच गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और यहाँ बच गया आपका साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 2 बच गया। अब साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आप याद कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और यहाँ पे बच गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब आपके पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ साइन 2 बार है तो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा तो कोस थीटा अपन में साइन थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक आ जाएगा। अब कोस थीटा अपन में साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1। और टेन थीटा बराबर 1 क्या होता है,
जब थीटा आपका 45 डिग्री होती है, यानी कि इसमें थीटा का मान यानी कि प्रक्षेप कोण क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसको आप लिख के बार बार बनाइए। और ये चीज मेन चीज है कि ये चाबी आप बना के अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि एच आर टी एच आर टी एच आर टी 2g जी जी यू स्क्वायर 2u साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा, ऐसे याद करके अपने दिमाग में बना के और फिर थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद आप ये प्रश्न बना सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक भी पूछता है, बहुत आसान होता है, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आपको ये पेपर में बहुत बड़ा बर्डन लगेगा। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक क्या है, प्रश्न पढ़ते हैं कि कोई पिंड यानी कोई भी सामान 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तथा वह 36 सेंटीमीटर उछलता है, यानी कि मान लो एक बॉल है, वो 1 मीटर से छोड़ा जाता है और वो 36 सेंटीमीटर वापस उछलता है, तो इसका प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा। प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, आपको सिंपल से याद करना है कि प्रत्यास्था गुणांक होता है छोटा बटे बड़ा अंडर रूट में, छोटा बटे बड़ा अंडर रूट में, छोटा बटे बड़ा अंडर रूट में। देखिए भारी चीज होगी तो वो नीचे जाएगी ना, तो भारी चीज बड़ी चीज क्या होगी नीचे होगी। ऐसे याद कर लो कि छोटी भारी चीज हमेशा नीचे होती है, तो भारी यानी बड़ा, बड़ा और छोटा, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, छोटा बड़ा और इसको अंडर रूट में कर दो। और देखो छोटा क्या है 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर लिख दिया। और बड़ा क्या है आपका 1 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यानी 36 बटे 100। अब इसका हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 36 का 6 हो जाएगा और 100 का 10 हो जाएगा, यानी कि 6/10 यानी कि 0.6 सेंटीमीटर प्रत्यास्था गुणांक निकल गया। ठीक है, याद हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है ये तुल्यांकी भार है, ये भी समझो न्यूमेरिकल ही है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है, इसको आपको याद रखना है, सिंपल सा है H2SO4 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 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसकी भस्मिता दे रखी है प्रश्न में, 2 है, तो एसिड का तुल्यांकी भार बताओ। देखो तुल्यांकी भार हम एक तरीके का ये एवरेज है कि एसिड का जो अणु भार है उसका एवरेज क्या होगा। एवरेज इस तरीके से बनेगा ये कि सबसे पहले हमें इस एसिड का अणु भार निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसको भाग देना पड़ेगा प्रश्न में दिए हुए भस्मिता से, या फिर हमें H की संख्या से, या फिर OH की संख्या से, या फिर आयनों की संख्या से, या फिर भस्मिता की संख्या से। भस्मिता इसमें दिया हुआ है, अगर मान लो भस्मिता नहीं दिया होता तो हमें इसके अणु भार से जितनी भी इसमें H की संख्या है उससे इसको भाग देना पड़ता है। अगर H नहीं है, अगर इसमें OH है तो हमें OH जितना है उतनी संख्या से हमें भाग देना चाहिए। अगर OH नहीं है, इसके ऊपर आयन दिया हुआ है प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हमें उतनी संख्या से इसको भाग देना। अगर वो भी नहीं दिया तो प्रश्न में भस्मिता दिया होगा, हमें उतनी भस्मिता से उसको भाग देना है। सबसे पहले हम इसका अणु भार निकालेंगे H2SO4 का अणु भार। अब अणु भार निकालने के लिए आपको आना क्या चाहिए, सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 20 तक। तो हम बनाते हैं H2SO4 का। हाइड्रोजन का 1 होता है अणुभार और ये 2 है, तो 1 गुणा 2 प्लस में सल्फ्यूरिक का अणुभार होता है 32। सल्फ्यूरिक जो है वो 16 नंबर पे आता है और 16 का डबल करेंगे हम लगभग तो 32 होगा इसका अणुभार। और ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 16 गुणे 4 यानी 16 चौका 64, तो 32 प्लस 2 34 और 34 प्लस 64 इसका अणुभार 98 होगा। आपको जब प्रश्न बनाने लगोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि H2SO4 का अणुभार 98 है। अब 98 को हमें किससे भाग देना है, या तो H से देना है, H की संख्या से, या फिर OH की संख्या से, या फिर आयन की संख्या से, या फिर भस्मिता की संख्या से। अब हमें H की संख्या दे रखी है लेकिन इसमें भस्मिता भी दे रखा है, तो हमें भस्मिता से गुणा करना है, यानी 98 को 2 से भाग देंगे तो 49 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका तुल्यांकी भाग जो होगा वो 49 होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न थोड़ा सा आसान आपको देते हैं कि रासायनिक बंधन में क्या होता है। रासायनिक बंधन में हमेशा ऊर्जा बाहर होती है, रासायनिक बंधन में हमेशा ऊर्जा बाहर निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है शुक्राणु कहाँ बनते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, टेस्टिकल्स में बनते हैं, वृषण में बनते हैं, शुक्राणु वृषण में बनते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और हैं वो भी पढ़ते हैं, और ये समझो एक पूरे ग्रुप डी का एक सेट का क्वेश्चन है और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है।
अगला प्रश्न है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए क्या यूज होता है। तो शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले के लिए जो जांच होती है वो होती है पोटेशियम परमैंगनेट से। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि पुलिस गाड़ी रोकती है और जो भी चालक होता है उसके मुंह में एक मशीन डाल देती है, तो उस मशीन में क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए मैग्नेट क्या होता है फटाफट पकड़ लेता है, तो पुलिस भी पकड़ लेती है, तो इसे आप कर सकते हो कि पोटेशियम परमैंगनेट। पानी में हवा का बुलबुला क्या होता है, तो देखो हवा का बुलबुला ऐसा गोल गोल होता है ना, उठा हुआ होता है ना, तो वो दिखता तो उत्तल की तरह है। उत्तल यानी उठल, उठल भोजपुरी में उठल को उठा हुआ कहते हैं, तो यानी उत्तल की तरह होता है, लेकिन कार्य वो अवतल की तरह करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, ये एक थ्योरी समझ लो कि एक मोल में 22.4 लीटर होता है आयतन। ठीक है, एक मोल में कोई किसी भी चीज का एक मोल हो वो 22.4 लीटर ही होता है। अब प्रश्न में दिया हुआ था कि नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन बताओ, तो आपको एक मोल गुणे एक मोल की वैल्यू 22.4 लीटर को 6 से गुणा कर देना था। तो 22.4 को जब 6 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 13 14, 14 की 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 13, यानी कि 134.4 लीटर इसका आयतन आएगा। तो आज के सेट में साइंस का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट करके बताना। और वॉइस की कुछ समस्या बता रहे थे, तो देखिए इस तरीके से पढ़ाना पड़ रहा है। अगर भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा होता जाएगा, और मैं भी कुछ चीज़ें बढ़ाता रहूँगा जिस तरीके से आपका सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सपोर्ट के बिना कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैंने ये अपने जान निकाल के आपको दे दी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेरे सारे नोट्स हैं। ऐसा नहीं है कि किसी किताब को उठाया और मैंने बस कॉपी कर दिया और आपको पढ़ा दिया, नहीं। ये मेरी जान है, मेरी मेहनत है। अब आप इस मेहनत को किस तरीके से लेते हैं मैं आपको फिर से कहूँगा कि एक नोटबुक बनाइए, और उस नोटबुक में लगभग आप अगर 30 दिन में ऐसे पढ़ लेते हैं तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपका इस बार ग्रुप डी में सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ठीक है। आपको कोई भी मोटी मोटी किताब, किसी भी टीचर का बहुत बड़ा बड़ा कोर्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप इसको 10-15 दिन पढ़ते हैं तो आपको खुद से फील आएगा। ठीक है। फिलहाल आपको जो लगे, मेरी मेहनत को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। जय हिंद, वंदे मातरम।